हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान का पहला पार्ट के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? तो इसका उत्तर है तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका उत्तर है दूरी की। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब अगला प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? तो इसका उत्तर है हर्ट्ज में। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। अब अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं। तो इसका उत्तर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर है आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है क्या? तो इसका उत्तर है वाट। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अब अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। दृश्य स्पेक्ट्रम अर्थात प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आँखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताया है। NCERT की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका उत्तर है 400 से 700 नैनोमीटर। अब अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका उत्तर है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है?
तो इसका उत्तर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है, तो इसका उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो इसका उत्तर है दाब। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो इसका उत्तर है विकृति का। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। तो सही कथन है बी, अर्थात लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। अब अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो इसका उत्तर डी, अर्थात न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg होता है एवं इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसका उत्तर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही किसी सीधी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। अब अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें है क्या, तो इसका उत्तर है आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा को आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अब अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो इसका उत्तर है जनरेशन। 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। अब अगला प्रश्न है, राडार का आविष्कारक कौन था, तो इसका उत्तर है रॉबर्ट वाटसन। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व संचेत करने के लिए किया गया था। अब अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है क्या, तो इसका उत्तर है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या
गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। अब अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? तो इसका उत्तर है सन 1930 में। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत संबंध विजेता इस प्रकार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में, सीवी रमन को भौतिक के लिए 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, आत्मसेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में, वी रामकृष्णन को रसायन के लिए 2009 में और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका उत्तर है गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। अब अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अब अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर है किसके? तो इसका उत्तर है 1/1000 मिलीमीटर के। एक माइक्रोन बराबर 10⁻³ मिलीमीटर अर्थात 1/1000 मिलीमीटर। अब अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है क्या? तो इसका उत्तर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चूँकि F बराबर 9/5 C अर्थात सेल्सियस प्लस 32 होता है, जहाँ C बराबर सेंटीग्रेड तापक्रम तथा F बराबर फ़ारेनहाइट तापक्रम, यहाँ आपको सेंटीग्रेड 40 दिया गया है। अतः जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 104 आएगा, अर्थात 40 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि? तो इसका उत्तर लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है किसका? तो इसका उत्तर द्रव्यमान और त्वरण का। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, वह u वेग से गति करते हुए t सेकेंड बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर mv माइनस mu/t अर्थात m कॉमन ले लेंगे तो m इंटू v माइनस u/t, जहाँ v माइनस u/t बराबर a होता है, अतः f इक्वल टू ma होगा। अब अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है a अर्थात v माइनस u/t। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका उत्तर है आयतन। सदिश राशियों वे राशियां होती है जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियां है। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बतलाती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। अब अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर है द्रव्यमान।
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है तो उसका समवेग m भी होगा। समवेग और वेग का अनुपात mv/v = m होता है। अब अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो इसका उत्तर है c अर्थात 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर होता है। वहीं 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अब अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके, तो 10⁻⁻12 ग्राम के। अब अगला प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा, तो इसका उत्तर है बी अर्थात लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल 0 होगा। अब अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो इसका उत्तर है अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करता है। अब अगला प्रश्न है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो इसका उत्तर है वाट। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। अब अगला प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका उत्तर है मैकेनिकल ऊर्जा को। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो इसका उत्तर है 1 यूनिट। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। यूनिट बराबर 100 गुना 10 घंटा अर्थात 1000 वाट प्रति घंटा अर्थात 1 यूनिट। अब अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है किसका, तो इसका उत्तर है अमोनियम क्लोराइड का। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, डायनमो क्या करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णित करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट बल उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में, तो इसका उत्तर है सी अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है,
तो इसका उत्तर है बी एमीटर से। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पेंटेशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका उत्तर है एमीटर से। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी क्या? तो इसका उत्तर है सी, 50 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका उत्तर है उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। अब अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका उत्तर तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य परावैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये परावैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की सतह पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। अब अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो इसका उत्तर है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है संपीड़न गैस को छोड़ने से। संपीड़न गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा शीशा मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन, अतिभारण, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना टल जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका उत्तर है पारा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड अर्थात शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट प्रति एमके, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता लगभग 8.31 वाट प्रति एमके होता है। अब अगला प्रश्न है, अति चालक का लक्षण है? तो इसका उत्तर है सूक्ष्म पारगम्यता। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया था।
उन्होंने धातुओं के कुछ नमूने को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की थी। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसे व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचालन में अति चालकों का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा सकता है। अति चालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय प्रागम्यता शून्य होती है। अब अगला प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका उत्तर है घटता है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 10⁻² तथा 1 ओम के मध्य होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अब अगला प्रश्न है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता। अब अगला प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा? तो आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है तरंग दैर्घ्य। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी आशा नहीं बदलती या बदलता है? तो इसका उत्तर है आवृत्ति। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। अब अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका उत्तर है उत्तल। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टिकोण को दूर करने वाला होता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये
प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ग का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। अब अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। अब अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में तो 112 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा, जिसे आप इस तरीके से बना सकते हैं। सूत्र है F=9/5 × C + 32। यहाँ आप C का वैल्यू डालेंगे तो आपको 122 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? तो इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। अब अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? तो शहद की। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित, सबसे ज़्यादा शहद का, उसके बाद खून, फिर जल का और लास्ट में वायु का। अब अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो इसका उत्तर है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। अब अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की तरफ अर्थात चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। अब अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इसका उत्तर है 19 अप्रैल 1975 को। अब अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है कब? कहाँ पर? तो इसका उत्तर है प्लूटो पर। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती
उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? तो इसका उत्तर है 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट है। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट अर्थात 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न के लिए विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका उत्तर है ई अर्थात इनमें से कोई नहीं। नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प सी को सही माना है, लेकिन प्रश्न में उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प मौजूद है, अतः विकल्प ई ज़्यादा सटीक उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति का औसत व्यास 1,39,822 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका उत्तर है फास्ट। बेसिक, सी और फोर्ट्रेन कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका उत्तर है टंगस्टन। साधारणतया मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण अर्थात दहन नहीं होता। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि समान वस्तु तापन युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये समानतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। अब अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन? तो इसका उत्तर है सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका उत्तर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। अब अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो इसका उत्तर है रेडॉन। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती। अन्य अक्रिय गैसें हीलियम, नियोन और आर्गन वायु में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है,
बिजली की खपत पर बिल किसके मापन पर आधारित होती है? तो इसका उत्तर है वाट पर। तो इसका सही उत्तर है ए। बिजली की खपत का बिल किलोवाट प्रति घंटा अर्थात वाट से मापा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है कौन? तो इसका उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.08 है। अब अगला प्रश्न है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो इसका उत्तर है 10 जुलाई 1992 को। इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।